समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को ऊपर जिस तरह से गोलीबारी की गई, उसमें कई ऐसे पर्यटक यात्री थे जिनकी मौत हो गई। तो इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने दुख जताया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में राजनीति नहीं करनी चाहिए और कहीं ना कहीं हर एक पार्टी को इस ऐसी घटना पे कार्रवाई हो, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है उससे केंद्र सरकार को सीखना चाहिए। इसके पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ तौर पे आरोप भी देखा गया कि जिस तरह से उन्होंने मौजूदा केंद्र की सरकार को जमकर घेरा और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस की जो सूचना थी वो भी पूरी तरह से फेल थी। और यही वजह है कि पुलवामा अटैक के बाद इस तरह की एक बड़ी घटना फिर देखने को मिली है। हालांकि जिम्मेदारी सरकार और केंद्र की होनी चाहिए और इस पे कड़े एक्शन होने चाहिए। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम थे वो भी रद्द कर दिए हैं और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि दिल्ली में जो पार्टी का कार्यक्रम है उसमें राम गोपाल यादव रहेंगे। हालांकि इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कैमरामैन सुजीत के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सबसे अहम चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं हुआ है, न नामित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र नेतृत्व तलाश कर रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष में बहुत से नाम चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है और भी नाम है। देखने वाली बात है कि गुजराती बंधु यानी नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं देश के और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों तय करेंगे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होने के बाद या हो सकता है उससे पहले ही उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ज़्यादातर OBC समाज का तलाश किया जा रहा है, क्योंकि PDF फार्मूला जो अखिलेश यादव का है वो 2024 के चुनाव में बहुत चला, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 के चुनाव में। और उसी जो है दिशा में अखिलेश यादव काम निरंतर कर रहे हैं। उस दिशा को दिशाहीन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी OBC का चेहरा ज़रूर चुनने जा रही है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक गुट ये मांग कर रहा है कि दलित चेहरा अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं ना कहीं दलित समाज जो बीच में छटक गया था 2024 लोकसभा में वो पुनः वापस कर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2027 का जो चुनाव है वो बहुत अहम चुनाव है, बहुत इम्पॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, बड़ा प्रदेश है और यहाँ से अगर विधानसभा पुनः भारतीय जनता पार्टी जीतती है और योगी आदित्यनाथ क्योंकि चेहरा होंगे, हो सकता है वही मुख्यमंत्री हों, तो जाहिर सी बात है इसका असर पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे पे जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कोताही, कोई भी कमी, कोई भी राजनीतिक दांव जिसकी वजह से उसको फ़ायदा मिले भारतीय जनता पार्टी को, वो ज़रूर खेलेगी और खेलना उसके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी थोड़ा पावर में ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है। क्योंकि जब से दलित जो राज्यसभा सांसद सुमन ने जो बयान दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दीगर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पे, जिसकी वजह से करणी सेना ने सुमन से माफ़ी मांगने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने बाकायदा राजा सागा के सिलसिले से जो बात राज्यसभा संसद में कही थी उससे बड़ी आहत हो के करणी सेना ने उनकी बड़ी मुखालिफत की थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने आगरा में जाके राज्यसभा सांसद सुमन से मुलाकात की। तो वो दलित नेता हैं, दलितों की बात करते हैं और दलित चेहरा हैं सुमन। उस इशू को अखिलेश यादव ने और आगे बढ़ाया है, राजनीति खेली है, दांव खेले हैं और PDF फार्मूले में दलितों की ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं दलित वोट बैंक जो बसपा से छटक गया है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए, तो समाजवादी की सरकार 2027 में बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस खेल को तोड़ने के लिए, अखिलेश यादव को नाकामयाब करने के लिए, समाजवादी की राजनीति को विफल करने के लिए निरंतर
भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह काम कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कामयाब ना हो पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार मोदी के लिए, अमित शाह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैमरा सुमित के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। राजधानी लखनऊ में आज नवनियुक्त नगर आयुक्त गौरव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। पिछले 3 दिन पहले हुए ट्रांसफ़र में लखनऊ के पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी है यूपी नेडा की। ऊर्जा विभाग में पदोन्नत बड़ा पद दिया गया है। चूँकि उनकी जो ईमानदारी थी वो कहीं ना कहीं लखनऊ नगर निगम को भा गई और लखनऊ नगर निगम में वो कार्य भी हुए जो ऐतिहासिक रहे। अब तक पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जो कार्य किए वो लखनऊ नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुए। इसके बावजूद पिछले 3 दिन से चूँकि जो नवनियुक्त नगर आयुक्त हैं गौरव कुमार, वो चार्ज नहीं ले पा रहे थे। आज सवेरे उन्होंने चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद लखनऊ के पूर्व नगर आयुक्त ने उन्हें बधाई देते हुए लखनऊ नगर निगम की कार्यशैली के बारे में जानकारी दी। गौरव कुमार जो कि 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं, उन्होंने लखनऊ नगर निगम में नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद वो स्मार्ट सिटी के CEO के तौर पे स्मार्ट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत CEO का पद भी उन्होंने पदभार ग्रहण किया और स्मार्ट सिटी के कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद महापौर सुषमा खरकवाल से उनकी हालचाल जानने पहुंचे। महापौर सुषमा खरकवाल का हाल ही में पैर टूट जाने के कारण वो लगातार लखनऊ नगर निगम नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके बाद आज नवनियुक्त नगर आयुक्त खुद जाकर के महापौर से मिलने पहुंचे। महापौर से मिलने के बाद वो सीधे प्रशासनिक भवन पहुंचे। आपको बता दें कि जो गौरव कुमार हैं वो CDO के पद पे थे प्रयागराज में। इसके अलावा मूलतः चंडीगढ़ के निवासी हैं और इनकी जो छवि है वो बेहद तेज़ तर्रार और ईमानदार अधिकारी की है। हालांकि लखनऊ नगर निगम की कार्यशैली में आने वाले अधिकारी शुरुआत में ज़रूर ईमानदार होते हैं, लेकिन बदस्तूर जो नगर निगम में कारनामे चलते हैं उसके कहीं ना कहीं पार्ट होते जाते हैं। देखना ये होगा कि नवनियुक्त नगर आयुक्त 2018 बैच के IAS अधिकारी गौरव कुमार लखनऊ नगर निगम के उन कारनामों पर कैसे शिकंजा कसेंगे और आने वाले समय में लखनऊ नगर निगम पर जो दायित्व हैं, जो और अधिक नगर निगम पर दायित्व हैं, उनको किस तरीके से कम करेंगे। साथ ही साथ जो जल भराव की समस्या होती है, चूँकि डायरेक्ट जिम्मेदारी जनता से जुड़ी हुई है, तो जनता से जुड़ी जिम्मेदारियों में टैक्स से संबंधित बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन सभी समस्याओं से कैसे लखनऊ वासियों को निजात दिलाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ उद्धव ठाकरे का एक्शन प्लान, शिवसेना UBT का बड़ा विरोध मार्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज बात करते हैं खास तौर से पहलगाम आतंकी हमले के बारे में। जो है हमले के बाद देश में गुस्सा है और अब इस आक्रोश की जो लहर है महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT आज गुरुवार 24 अप्रैल को विरोध मार्च निकाली है, जो खास तौर से मुंबई में देखने को मिला है। ये मार्च सुबह 10 बजे शिवसेना भवन से शुरू हुआ था, जिसमें स्थानीय विधायक महेश सावंत और सांसद अनिल देसाई समेत कई प्रमुख नेता इसमें हिस्सा लिए थे और इस मार्च के जरिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सख्त निंदा की गई है और केंद्र सरकार से सुरक्षा पर सवाल उठाए। संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि इस्तीफा दो, पूरा समय सरकार बनाने और गिराने में जाता है, लोगों की सुरक्षा तो राम भरोसे है। अब राम भी इनसे उब चुके हैं, देश में मेहरबानी करो और इस्तीफा दो। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शहीद हुए महाराष्ट्र के 2 जवान संतोष जगदाले और कौस्तुभ रणबोटे की पार्थिव शरीर पुणे लाया गया है। एयरपोर्ट पर शव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया है। सेना और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। 22 अप्रैल को कश्मीर की जन्नत में हुआ आतंकी हमला अब एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश
की ओर इशारा कर रहा है। निर्दोष लोगों की हत्या हमले के तरीके को देख खासतौर से हमास मॉडल का शक जताया जा रहा है, जहां एजेंसी इस हमले में इंटरनेशनल एंगल से भी खंगाल रही है। इसी बीच बारामूला में एलओसी के पास 2 आतंकियों को मार गिराने से सेना को सफलता मिली है। घुसपैठ की कोशिश करते हुए इन आतंकियों के पास से 2 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। शिवसेना यूबीटी का ये विरोध मार्च आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक बड़ा संदेश दे सकता है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार 27 कंडम एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। यह कंडम एम्बुलेंस लंबे समय से जिले की सड़कों पर मरीजों को लेकर दौड़ रही थी। कल बुधवार को कई एम्बुलेंस जिला अस्पताल परिसर, सीएमओ कार्यालय और अन्य स्थानों पर खड़ी करा दी गई हैं। अब इन कंडम वाहनों की शासन से स्वीकृति के बाद नीलामी की जाएगी। दरअसल पीलीभीत में आम मरीजों और सड़क हादसों के घायलों के लिए डायल 108 की 23 एम्बुलेंस संचालित हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए 26 एम्बुलेंस संचालित हैं। यानी ज़िले में 49 एम्बुलेंस हैं, जिनमें से 27 एम्बुलेंस 3,50,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हैं। ऐसा तब है जब 2.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद एम्बुलेंस कंडम श्रेणी में आ जाती है। कंडम एम्बुलेंस का मतलब है कि ऐसी एम्बुलेंस जिसका ठीक से रख रखाव नहीं किया गया हो या जो खराब स्थिति में हो। ऐसी एम्बुलेंस कंडम स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के मानकों के विपरीत सड़कों पर दौड़ रही थी। या यूँ कहें कि किसी प्रसव पीड़ा को दर्द उठने पर समय से या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑफर के बीच अस्पताल तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाली जिले की 27 एम्बुलेंस खुद बीमार थीं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी से अब तक इन कंडम एम्बुलेंस से ही मरीजों को जिला अस्पताल लाया जा रहा था। हालांकि अब जिम्मेदार जागे हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में संचालित 27 कंडम एम्बुलेंस के संचालन पर रोक लगा दी गई है। एम्बुलेंस को सीएमओ कार्यालय व अन्य स्थानों पर खड़ा करा दिया गया है। शासन की स्वीकृति के बाद अब इनकी नीलामी भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, जेके 24/7 न्यूज़, पीलीभीत। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। आज दिल्ली पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बीजेपी और कई सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि देश भर के अंदर लगातार नाराज़गी और गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने अपनी तरफ से कई कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाने से भारत की जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीयों का कहना यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कायरतापूर्वक नापाक हरकत करके भारतीय निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या की, उनका धर्म, उनकी जाति पूछकर उनकी हत्या की है, वैसा ही भारत को कड़ी कार्रवाई करते हुए जवाब दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आज जिस तरह से देश भर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चाहता है। आपको बता दें कि भारत सरकार को लगातार इस चीज़ को लेकर के सभी दल भी कह रहे हैं कि आप बड़ी कार्रवाई कीजिए, और सभी राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार देश में किया जा रहा है, भारत की एकता, जुटता, अखंडता स्पष्ट दिखाई दे रही है, उससे सरकार को कम से कम कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। आज पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से भी सरकार ने सुरक्षा कम कर दी है, यानी कि ये मैसेज दिया गया है कि अब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान के हर नापाक इरादे पर कड़ी कार्रवाई करेगा। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस विरोध प्रदर्शन के बीच भारत की जनता का कहना ये भी है कि हम पाकिस्तान के नापाक इरादों को और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, आतंकवादियों के आगे नहीं झुका जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ देश के अंदर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी आवाम है, जम्मू की आवाम है, वो कह रही है कि इस तरह का कृत करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के ही मुसलमानों के पेट पर लात मारी है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर के। आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड के अंदर पढ़ रहे कश्मीरी बच्चों की सुरक्षा को लेकर के उत्तराखंड की पुलिस सतर्क है। साथ ही साथ देहरादून के अगर एसएसपी की बात करें अजय सिंह की, तो उन्होंने कुछ पुलिस वालों को, जो बच्चे उत्तराखंड के अंदर या देहरादून के अंदर बात करें, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के जो स्कूल और कॉलेज के मालिक हैं उनसे बातचीत करी और उनको बताया कि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना या किसी भी तरीके के लोग या सामाजिक तत्व लगते हैं कि कोई घटना का प्रयास कर सकते हैं तो उनकी शिकायत तुरंत पुलिस को करें। साथ ही साथ कुछ खुफिया पुलिस और कुछ ऐसी पुलिस को लगाया गया है जो इन सब चीज़ों पर और इन एक्टिविटियों पर नज़र रखेंगे कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना या घटना करने का प्रयास ना कर सके। क्योंकि लगातार बात करें सोशल मीडिया से टिप्पणियां की जा रही थी, साथ ही साथ कश्मीरी बच्चों के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको देखते हुए देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई और तमाम एजेंसियों को भी ये कहा है कि अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी या कोई घटना करने का प्रयास होता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। साथ ही साथ बात करें होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर के, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, लेकिन जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इस बार पुलिस बल को ज़्यादा तैनाती की गई, ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है और कुछ ऐसी खुफिया पुलिस भी वहाँ पर लगाई जाएगी जो पूरे चारधाम यात्रा को वॉच करेगी और किसी भी तरीके की अगर कोई घटना या दुर्घटना की संभावना नजर आती है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचित करेगी। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र प्रताप सिंह के साथ G24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भाजपा नेता रतन दुबे हत्याकांड मामले पर एनआईए ने जो है आज कांग्रेस नेता शिव नाग को जो है गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के रायपुर से उन्हें गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले पर जो है 4 और आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर में जो है रतन दुबे जो भाजपा नेता है उसके हत्या का जो है आरोप लगा है। आपको बता दें ये मामला जो है लोकसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले 4 नवंबर जो है 2023 को जब भाजपा नेता जो है शिव रतन दुबे जो है नारायणपुर के कौशलपुर जो साप्ताहिक बाजार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब माओवादियों ने जो है भाजपा नेता पर जो है कुल्हाड़ी मार करके उसकी हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले को लेकर के जो है सनसनी जो है फैल गया था और एक बड़ा चर्चा जो है विषय प्रदेश का जो है बन करके निकला था। और इस मामले पर जो है स्थानीय पुलिस ने जब छानबीन शुरू की उसके बाद तो जो है इस पूरे केस को जो है एनआईए ने लिया और इस मामले पर जो है 4 जो है आरोपी पहले से इस मामले पर गिरफ्तार किए हैं और अभी जो है शिव नाग को भी गिरफ्तार किया है। और बता दें कि इस पूरे मामले पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर जो है शिव नाग की जो है नक्सलियों से साठगांठ था और उसके मिली जुली से इस हत्या को जो है अंजाम दिया था और इस पूरे मामले को लेकर आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले पर जो है आज एनआईए नारायणपुर कोर्ट पे जो है शिव नाग को जो है पेश किया जाएगा, ऐसा कहना है। अब देखना यह होगा शिव नाग से जब पूछताछ एनआईए करती है तो और किस किस नेताओं के नाम आते हैं ये तो देखने वाली बात होगा। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराजगढ़ राजधानी देहरादून से और बात करेंगे बड़ी खबर की, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर के पहलगांव में जो हमला हुआ है आतंकवादियों द्वारा जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई है और जिसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में ही भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बवाल मचा हुआ है और देश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी इसी तरह का बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम जनमानस भी कहीं ना कहीं इसका विरोध जता रहा है और इसकी घटना की घोर निंदा
करते हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन, वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन के साथ साथ हमने देखा कि कल जो कैंडल मार्च है वो भी कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों में निकाला गया है। और इसी तरीके से तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड के, चाहे वो हम हल्द्वानी की बात करें या रुड़की की बात करें, इसी तरीके से कहीं पर बाजार बंद किए गए तो कहीं पर इस तरह के कैंडल मार्च निकाले गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा गया कि जो उत्तराखंड की पुलिस है वो भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जो एडीजी लो हैं वी मुरुगेशन, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि पूरी पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और उसी तरीके से देखा जाए कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या फिर एयरपोर्ट है, इन जगहों पर विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि संदिग्धों पर नजर रखी जाए।